आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी फॉर द पोलर कर्व्स। जो पोलर कर्व्स आपके हैं उनकी इक्वेशन अगर आप देखें तो इस टाइप की लेते हैं हम लोग, एफ फंक्शन आर थीटा सी। तो एक बार आर्टिकल पढ़ देते हैं यहाँ से। लेट द इक्वेशन द गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स बी एफ इक्वल टू आर थीटा सी, या इसको हम केवल ये भी लिख सकते हैं, एफ ऑफ आर थीटा इज इक्वल टू 0 और आर इज द फंक्शन ऑफ थीटा। ठीक, अब यहाँ सी इसलिए ले लिया गया है क्योंकि हम फैमिली ऑफ कर्व्स ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? फैमिली ऑफ कर्व्स ले रहे हैं, इसलिए यहाँ पर सी लिया गया है। गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स, अगर आप एक कर्व लेते तो यहाँ सी हम अवॉइड कर सकते थे या उसी को पर्टिकुलर वैल्यू रख सकते थे। अब इसको पूरा डिफरेंशिएट करके सब प्रूफ किया गया है। आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए इतना ज़्यादा नहीं करना है, केवल आपको याद रखना है कि प्रोसेस क्या है इसका और किस तरह से हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। टू ऑब्टेन द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज, यानी कि जिस ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी को आपको डिटरमाइन करना है, निकालना है, सबसे पहले उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन आनी चाहिए। आपको याद होगा कल जो हम लोगों ने डिस्कस किया था उसमें स्टेप नंबर 1 था कि यहाँ पर आपके पास एक गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स होगा, फैमिली ऑफ कर्व्स, फिर आप इससे बनाएंगे सेकंड स्टेप में डिफरेंशियल इक्वेशन किसकी? गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स की। फिर उस डिफरेंशियल इक्वेशन से फिर एक नई डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे। कार्टेशियन में हम लोग रिप्लेस कर देते हैं dy अपॉन dx को माइनस dx अपॉन dy से, लेकिन यहाँ क्या करेंगे? गिवन फैमिली ऑफ कर्व से डिफरेंशियल इक्वेशन क्रिएट करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो रिप्लेसमेंट है वी आर टू राइट माइनस आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी फॉर डी आर है, ये माइनस आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर होना चाहिए फॉर डी आर अपॉन डी थीटा। यानी कि यहाँ पर आप डी आर अपॉन डी थीटा को रिप्लेस कर देंगे किससे? माइनस आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी आर से। जो डिफरेंशियल इक्वेशन पहली निकालेंगे, इसको हम 1 भी लिख सकते हैं अपने समझने के लिए, गिवन फैमिली ऑफ कर्व होगा और एक पहले डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे हम लोग किससे? गिवन फैमिली ऑफ कर्व से। उसमें सी एलिमिनेट कर देंगे, फैमिली ऑफ कर्व्स का आपका आ जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे? उसके बाद जो डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी उसमें डी आर अपॉन डी थीटा को माइनस आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर से, माइनस आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर से रिप्लेस करेंगे। अब हमारी सेकंड नंबर की डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी, यानी अब ये उसकी आएगी जो रिक्वायर्ड ट्रेजेक्टरी होगी। यहाँ जो इक्वेशन आ रही है वो रिक्वायर्ड ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी, आरओटी का मतलब नहीं लिख दिया, रिक्वायर्ड ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी, ये है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ आरओटी, रिक्वायर्ड ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। इसको आप जब सॉल्व कर लेंगे, इसको आपको सॉल्व करना होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना पता है फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की, तो जो यहाँ पर आएगा आंसर वो फैमिली ऑफ कर्व्स होगा, फैमिली ऑफ कर्व्स। एक्चुअली यही ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी है, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ऑफ गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स, गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा कि कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ तक जाना है। पहले गिवन फैमिली ऑफ कर्व है, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन नंबर 1 मिलेगी, फिर उसमें चेंजिंग करेंगे, फिर जो चेंज करने के बाद मिलेगी वो रिक्वायर्ड ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, उसको सॉल्व कर लेंगे। जब सॉल्व करेंगे तो फैमिली ऑफ कर्व्स आ जाएगा जो कि ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी होगा, गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स। यही हमारा आंसर या सोल्यूशन भी हो जाएगा। तो आई थिंक ये पूरा प्रोसेस समझ में आ गया। अब हम लोग डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर 3। देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी की प्रॉब्लम है बट पोलर फॉर्म की है। फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज ऑफ द कार्डियोट्स। कार्डियोट्स देखा नहीं, फैमिली ऑफ कार्डियोट दिया हुआ है, आर इक्वल टू a1 माइनस कॉस थीटा, ये कार्डियोट की इक्वेशन है। कार्डियोट एक शेप होता है जो इस समय आपको इक्वेशन दी है, आपने पढ़ा भी है इसका, ये ऐसे करके बनता है, ये शेप आता है इसका, ठीक, निगेटिव है ना तो इसलिए लेफ्ट डायरेक्शन में आ जाएगा आपका ये। तो कह रहे हैं ए यहाँ पर पैरामीटर है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अभी मैंने अभी ऊपर आपको बताया कि सबसे पहला काम करना होगा कि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी होगी गिवन कर्व की, गिवन फैमिली ऑफ कर्व की। फिर उसमें डी आर अपॉन डी थीटा को रिप्लेस करेंगे माइनस आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर से, तो एक नई डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगी। डिफरेंशियल इक्वेशन 2 कह लिया मैंने इसको।
डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ आरओटी यानी रिक्वायर्ड ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी की हो जाएगी। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका सोल्यूशन आ जाएगा, यानी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी आ जाएगी। 4 स्टेप है इसके अंदर ओवरऑल। तो अभी सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन करना होगा और उसके लिए हमें ए को एलिमिनेट करना होगा। तो देखिए द गिवन फैमिली ऑफ कर्व इज, ये आपको इक्वेशन नंबर 1 दी हुई है। द पैरामीटर ए है, इसको आप डिफरेंशिएट कर दिए थीटा के रिस्पेक्ट में। डिफरेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू थीटा वी गेट dr अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू ए साइन थीटा। अब आप इसको इक्वेशन 1 जो दी हुई है और जो डेरिवेटिव के फॉर्म में निकाली है इक्वेशन 2, इन दोनों में से ए को हटाना है, नहीं डिवाइड कर दीजिए सिंपल। तो नाउ वी शैल एलिमिनेट ए बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड। सो डिवाइडिंग 1 by 2, 1 को 2 से डिवाइड कर दीजिए। वी गेट r d थीटा बाई डी आर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये क्या है, ये किसकी इक्वेशन है, क्या बता रही है आपको ये? तो यहाँ लिखा है कि विच इज द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है किसकी, ऑफ द गिवन फैमिली ऑफ कर्व, जिसको अभी हम लोग क्या कह रहे थे, डीई नंबर 1। अब हम डीई नंबर 2 में जाना चाहते हैं, याद करिए यही बताया था ना मैंने, डीई 2। तो डीई 2 लाने के लिए क्या करना होता है हमें, यहाँ इस जगह हमने एक पॉइंट लिखा था, पीछे भी आपने देखा कि डी आर अपॉन डी थीटा को हम रिप्लेस कर देंगे माइनस आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी आर से। किस डिफरेंशियल इक्वेशन में, जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपने ऑब्टेन की है गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स, उसमें चेंज कर देंगे। इस समय अगर इक्वेशन नंबर 3 देखें तो इसमें हमें चेंज करना है डी आर अपॉन डी थीटा को माइनस आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी आर से। लेकिन यहाँ लिखा है डी थीटा अपॉन डी आर, तो हम इसका रेसिप्रोकल यूज कर लेते हैं, ठीक। और अगर देखा जाए तो डी थीटा अपॉन डी आर का मतलब कितना हो गया, माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर डी आर अपॉन डी थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि अब हम इस इक्वेशन में ले जा करके सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ पर वैल्यू ये वैल्यू ले जा करके यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन नंबर 3। वो बात इन्होंने यहाँ लिखी है, टू ऑब्टेन द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी, वो जो मारोटी लिख रहे थे आपका, वी राइट माइनस आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर फॉर डी आर अपॉन डी थीटा। इन डी आर अपॉन डी थीटा की जगह हम ऐसा लिखना चाहते हैं, ठीक। यानी कि ये बात हो गई हमारी, जो हमने समझाया आपको। अब जब आप यहाँ रखेंगे तो ये वैल्यू नीचे आपको मिल जाएगी। 10 वी गेट, सिंप्लीफाई करिएगा, कॉपी पे लिख लिख के करिए, खूब समझ में आएगा आपको। जितना लिखेंगे, जितना रिवीजन करेंगे, उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और हर क्वेश्चन को करने में आप सक्षम हो पाएंगे, ठीक है, कैपेबल हो पाएंगे। 1 अपॉन आर डी आर अपॉन डी थीटा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। देखिए जो भी बदलाव होगा, जो भी चेंज होगा, वो राइट में होगा, सॉरी लेफ्ट में होगा, राइट में नहीं होगा। राइट में क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, वो अपनी जगह मेंटेन रहेगा। अब इसको आप हाफ एंगल से ब्रेक कर दीजिए। कॉस थीटा का हाफ एंगल फार्मूला पढ़ा है, साइन थीटा का पढ़ा है, 9th क्लास की मैथमेटिक्स है, आपका आ जाएगा tan थीटा बाई 2। अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, ये ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी की आ गई, विच इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व, बिल्कुल अंतिम स्टेप में आ गए हम लोग। सॉल्व करने का तरीका जो आपने डिफरेंशियल इक्वेशंस के पिछले चैप्टर में पढ़ा है, वेरिएबल सेपरेबल, होमोजीनियस, लीनियर, व्हाटएवर द एप्लीकेबल हियर यू कैन अप्लाई, जो भी अप्लाई होगा वो लगा देंगे। सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, वेरिएबल सेपरेबल लग रहा है, थीटा वाले एक तरफ और आर वाले एक तरफ। तो डी आर अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा अपॉन tan थीटा बाई 2 डी थीटा। क्या लिखा हुआ, tan थीटा बाई 2 डी थीटा, यानी कि माइनस साइन थीटा बाई 2 अपॉन में कॉस थीटा बाई 2 और डी थीटा लिख सकते हैं। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे आप, तो इंटीग्रेशन करने के बाद मिलेगा log r इक्वल टू 2 log cos थीटा बाई 2। इंटीग्रेशन आप 11th क्लास में पढ़ करके आए, यानी कि log को इधर लेफ्ट में ले लीजिए और सिंप्लीफिकेशन कर लीजिए, log r अपॉन सी। एंटी लॉग ले लेंगे तो log log हट जाएगा एंटी लॉग लेने पर, यानी कि r अपॉन सी इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। अगर आप थीटा बाई 2 में और स्क्वायर में आंसर नहीं चाहते हैं तो इसको आप फुल एंगल में लिख सकते हैं, r अपॉन सी इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 1 प्लस कॉस थीटा, यानी कि r इज इक्वल टू, यानी कि r इक्वल टू हो गया c अपॉन 2 1 प्लस कॉस थीटा। c अपॉन 2 की जगह नया कांस्टेंट यूज कर लीजिए k। तो जब आपने k यूज कर लिया तो एक इक्वेशन आ गई आपकी, ये भी कार्डियोड की ही होती है। ये ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी भी है, यानी दूसरे को 90 डिग्री पे कट करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। r इक्वल टू a 1 प्लस कॉस थीटा विच इज द रिक्वायर्ड फैमिली ऑफ द ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरीज। तो आई थिंक पोलर फॉर्म की प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व करेंगे, यानी कि ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी कैसे निकालेंगे, आपको समझ में आ गया होगा।
अब हम लोग सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में जो दिया हुआ है वो आपको ध्यान से समझना है। प्रॉब्लम में क्या पूछा जा रहा है देखिएगा, दो प्रॉब्लम से डिफरेंट है। लास्ट वीडियो में अगर आप देखें, लास्ट लेक्चर में देखें, एग्जाम्पल 1 हमने समझाया कार्टेशियन फॉर्म। आज का जो डिस्कशन हुआ हमने एग्जाम्पल 3 बताया आपको। उससे पहले आर्टिकल पोलर फॉर्म में ऑर्थोगोनल ट्रांजेक्टरी कैसे निकालना चाहिए, और एक एग्जाम्पल के थ्रू हमने आपका क्लियर भी कर दिया है। अब एग्जाम्पल 2 में हम बाद में आ रहे हैं, लास्ट में। क्यों? देखिए, शो दैट द सिस्टम ऑफ कॉन्फोकल कोनिक्स, ये कॉन्फोकल कोनिक्स हैं, ये आप पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। ठीक, अभी तो फिलहाल आप इसे कर्व समझ लीजिए, कोनिक्स नाम दिया हुआ है, कोनिक्स की कर्व ही है। इज सेल्फ ऑर्थोगोनल। अब यहां पर ऑर्थोगोनल ट्रांजेक्टरी निकालना नहीं है आपको, कह रहे हैं सेल्फ ऑर्थोगोनल। सेल्फ का मतलब होता है स्वयं, जो ऑटोमेटिक होता है, नहीं सेल्फ। या यूं कह सकते हैं कि आपको दो निकालने होते हैं कर्व। एक कर्व गिवन होता है, एक कर्व आपका गिवन होता है, और एक बाय द स्टेप आप निकालते हैं। कौन सा? रिक्वायर्ड ऑर्थोगोनल ट्रांजेक्टरी। ये भी कर्व होता है, दो कर्व होते हैं, एक गिवन होता है और एक आप निकालते हैं। सेल्फ का मतलब क्या हो जाता है कि जो गिवन है वही रिक्वायर्ड ऑर्थोगोनल ट्रांजेक्टरी है, यानी जो क्वेश्चन है वही आंसर है, जो प्रश्न है वही उत्तर है। कारण क्या है? मतलब कहने का यहां पर ये हुआ कि जो कर्व्स, यानी कि जो कर्व्स आपको दिए गए हैं, जिनकी ऑर्थोगोनल ट्रांजेक्टरी निकालनी है, उनका जो कर्व आएगा वही सेम आ जाएगा, सेम टू सेम गिवन जो आपका होगा। ठीक, विद सम पैरामीटर चेंजेस, पैरामीटर चेंज होंगे तभी उसको कट कर पाएगा ऑर्थोगोनली। तो कुल मिलाकर ऐसी प्रॉब्लम करते कैसे हैं, एक बात आप यहाँ समझ लें थोड़ा सा। देखिए, एक तो बात होती है कि आपको गिवन कर्व है, तो आप क्या करेंगे कि गिवन कर्व लिख लेंगे पहले, नंबर एक स्टेप। फिर इसका आपको प्रोसेस पता है कि आप क्या निकालेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल लेंगे तो इसमें आपको प्रोसेस तो पता ही है, कार्टेशियन फॉर्म में होने की वजह से यहाँ पर हम लोग चेंज करते हैं क्या, dy बाई डी एक्स को रिप्लेस कर देते हैं माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई। ये कर दीजिएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन निकाला और चेंज कर दिया, आपको एक नई डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी, उसे कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन नंबर 2, हमने बताया आपको। अब यहीं पर आपको ध्यान से समझना है, जो डिफरेंशियल इक्वेशन नंबर आपको 2 मिलेगी ना, जो मिलेगी उसे सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, केवल ऑब्जर्व करना पड़ेगा, उसको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, थोड़ा उसके टर्म्स को मैनेज करना पड़ेगा। तो सेल्फ ऑर्थोगोनल है। होगा क्या कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन नंबर 1 के ही बराबर मिलेगी, जबकि आपने dy बाई डी एक्स को चेंज कर दिया है, किससे? माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई से। चेंज करने के बावजूद डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बदलेगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया जाए, किसको? डिफरेंशियल इक्वेशन नंबर 2 को, 2 और 1 तो एक ही हो गया ना, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करने मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करना, तो जो आपका गिवन कर्व है वही तो आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो डिफरेंशियल इक्वेशन नंबर 1 बनी है उसका प्रिमिटिव कौन है? प्रिमिटिव माने कहां से बनी, किस कर्व से बनी? वो तो इस कर्व से बनी ना, तो जब सॉल्व करेंगे तो वापस गिवन कर्व मिल जाएगा आपको। तो डिफरेंशियल इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करने का मतलब है डिफरेंशियल इक्वेशन नंबर 1 को ही सॉल्व करना। तो हम क्यों सॉल्व करें? हम सॉल्व नहीं करेंगे उसको, हम उसका क्लेम कर देंगे, हम उसको बता देंगे। चूंकि डिफरेंशियल इक्वेशन नंबर जो 2 हमारी है वो डिफरेंशियल इक्वेशन नंबर 1 के बराबर है, इसका भी इक्वेशन नंबर 2 डाल सकते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल सकते हैं, और गिवन कर्व का कोई इक्वेशन दे दीजिए, ए दे दीजिए, बी दे दीजिए। ठीक, तो आप यहाँ पर राइटिंग में लिखेंगे, वी फाइंड दैट डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड ऑर्थोगोनल ट्रांजेक्टरी इज सेम एज द differential equation of the given curve, therefore it is self orthogonal। given curve जो कोनिक्स आपके हैं कॉन्फोकस सिस्टम है वो सेल्फ ऑर्थोगोनल है। तो ओवरऑल आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा इसमें कि हमें इस टाइप की प्रॉब्लम्स को किस प्रकार सॉल्व करना है। ठीक, तो देखिए अब यहाँ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन करेंगे। तो डिफरेंशिएटिंग द गिवन इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, आपने डिफरेंशिएट किया 2x अपॉन ए स्क्वायर प्लस लैम्डा। यहाँ पर लैम्डा और ए आपको एलिमिनेट करना है। ठीक, यानी लैम्डा पैरामीटर है, ए एज ए कांस्टेंट है, लिखा नहीं है, आप इसको देख लीजिएगा। लैम्डा यहाँ पर पैरामीटर है, लैम्डा बीइंग पैरामीटर।
ठीक, ए एंड बी कांस्टेंट है। तो फिलहाल ये डिफरेंशिएशन आ जाएगा, ये कर लेंगे, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, आसानी से हो जाएगा आपका। और ये मल्टीप्लाई करके यहाँ पर ये वैल्यू आ रही है आपकी, ठीक है। यहाँ से आपने क्या किया, लैम्डा की वैल्यू निकालना है, क्योंकि लैम्डा क्या बताया मैंने आपको, पैरामीटर। जो सिंगल होता है वही पैरामीटर होता है इसमें, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री चल रहा है आपका ना ये और भी दो है पेयर में, पैरामीटर नहीं है, ना भी दिया तो कॉमन सेंस लगा लेंगे इस तरीके से आप, ठीक, और वरना आपको दिया जाएगा जरूर। तो आपने वैल्यू किसकी निकाली, पैरामीटर लैम्डा की। आपको पता है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन करने के लिए गिवन इक्वेशन से और ये जो डेरिवेटिव वाली इक्वेशन निकाली है हमने, उसमें से लैम्डा को एलिमिनेट करना होता है। अब यहाँ पर आप जब लैम्डा एलिमिनेट करेंगे, मतलब ए स्क्वायर प्लस लैम्डा पूरा पूरा एक्स स्क्वायर के नीचे रखेंगे, तो थोड़ा इक्वेशन बड़ी होने की वजह से हमने यहाँ अलग अलग थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लिया है, सेपरेट कर लिया, बाद में पुट कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर का जो डिनोमिनेटर है ए स्क्वायर प्लस लैम्डा, उसको हमने यहाँ कैलकुलेट कर लिया, लैम्डा की वैल्यू पुट कर दिया और एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा। ये आप अपने आप कर लीजिए, कोई मुश्किल नहीं है। बी स्क्वायर प्लस लैम्डा, यहाँ लैम्डा की वैल्यू, क्योंकि बी स्क्वायर प्लस लैम्डा वाई स्क्वायर के डिनोमिनेटर में है, तो यहाँ पर हमने बी स्क्वायर प्लस लैम्डा निकाल लिया और यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस लैम्डा निकाला। अब ले जाके वहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग, ये इतना बड़ा आ जाएगा इस तरीके से, ठीक। वैल्यू पुट करिए, कोई मुश्किल की बात नहीं है, सिंप्लीफाई करेंगे आ जाएगा। यहाँ में अपॉन का साइन यूज किया गया, यहाँ पर देखिए कोलन करके यूज कर लिया, डिवीजन का साइन यूज कर लिया। अब इनको हमें सब्स्टिट्यूट करना है कहाँ, गिवन इक्वेशन में। सब्स्टिट्यूटिंग दीज वैल्यूज ऑफ ए स्क्वायर प्लस लैम्डा एंड बी स्क्वायर प्लस लैम्डा इन द गिवन इक्वेशन, वी गेट द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द गिवन फैमिली ऑफ कर्व। अभी जो इक्वेशन आएगी वो किसकी आएगी, गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स की। तो जब आपने इसको रखा तो ये आ गई वैल्यू, पूरा एलसीएम वगैरह ले करके ये इस तरीके से यहाँ आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। आप करके देखिएगा, हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है, केवल एक कैलकुलेशन है। तो जब आप यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे ए स्क्वायर प्लस लैम्डा की और बी स्क्वायर प्लस लैम्डा की इक्वेशन नंबर 1 में, तो आपको ये इक्वेशन नंबर, हम थोड़ी देर के लिए ए डाल दे रहे हैं, चलिए इक्वेशन नंबर ए मिल जाएगी, ठीक। आई थिंक अभी इसको और सिंप्लीफाई किया गया और इक्वेशन नंबर 1 दिया गया है, ए मत डालिए इसको, छोड़िए, ठीक। यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 बन गई है। ये किसकी इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 जो है ये गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स की डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ अगर हम लिख दें तो आप देखिए इक्वेशन 1 इज डीई ऑफ गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स, गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स, राइट, गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स की। अब क्या करते हैं, उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन निकालेंगे जो ऑर्थोगोनल ट्रांजैक्शन है। उसके लिए क्या स्टेप लेते हैं हम लोग, उसके लिए आपको याद होगा dy बाई डी को रिप्लेस कर देते हैं, किससे, माइनस dx अपॉन dy से। तो हम यहाँ पर dy बाई डी को रिप्लेस करेंगे माइनस dx अपॉन dy से, किसमें, जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपने अभी ऑब्टेन करी है इक्वेशन नंबर 1 में। तो यहाँ ले जाकर के रखें, नाउ पुटिंग माइनस dx अपॉन dy फॉर dy बाई dx की जगह पर पुट करेंगे माइनस dx अपॉन dy। We have the differential equation of the orthogonal trajectory। तो जो ये dy by dx है वहां रख देंगे माइनस dx अपॉन dy, और जो dy by dx है वो ऐसे बन जाएगा dy by dx। क्लियर हुआ ये चीज। अब यहाँ पर जो सिंप्लीफिकेशन किया है इसको आप करेंगे, आसानी से हो जाएगा, नहीं होता तो नेक्स्ट लेक्चर में हम और समझा देंगे आपको। अभी अपने आप से कोशिश करिए इसको, ये आ गया वैल्यू। अब आप देखिए थोड़ा सा इस इक्वेशन में, ये जो इक्वेशन जहाँ हम एरो बना रहे ध्यान दीजिएगा, इसमें थोड़ा ऐसा एडजस्टमेंट करिए, मॉडिफिकेशन करिए कि क्वेश्चन नंबर 1 की तरह दिखने लगे आपको, बिल्कुल सेम टू सेम आ जाए आपकी, वो आ जाएगी, ऐसी कोई मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा डिवीजन का मैनेज करना है आपको, जैसे कि dy बाई डी एक्स इसको पहले नंबर पे लिख लिया और d माइनस डी एक्स अपॉन डी को दूसरे नंबर पे लिख लिया, दूसरे टर्म में लिख लिया माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स में। तो अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें, इक्वेशन 2 मेंशन नहीं है, हमने मेंशन कर दिया, और जो इक्वेशन 1 है क्या बराबर है, सेम है, विच इज सेम एज 1, दोनों एक ही आ रही है। इसका मतलब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, देयरफॉर सॉल्विंग इट वी शैल गेट, बिल्कुल। अब क्यों, क्योंकि जो गिवन की है वही आपको रिक्वायर्ड की आ गई, तो अगर सॉल्व करेंगे तो प्रिमिटिव मिल जाएगा। प्रिमिटिव का मतलब जो मेन कर्व आपका है, ये देखिए गिवन कर्व वही मिलेगा वापस आपको, गिवन कर्व मिल जाएगा, ठीक। हाँ थोड़ा फर्क आएगा यहाँ कांस्टेंट की जगह पर, क्योंकि आप उसको इंटीग्रेट करके ले आएंगे। तो यहाँ पर हमने ए नहीं रखा है, बल्कि आप देखिए हमने ये ए नहीं, लैम्डा हटेगा, क्योंकि लैम्डा हमारा पैरामीटर है ना, तो ए और बी तो रहेंगे, प्रॉब्लम है, ए बी तो इसमें है, प्रॉब्लम में ही अवेलेबल है ना। तो जो लैम्डा आ रहा था उस प्रिमिटिव में
कौन सी प्रिमिटिव? जो गिवन कर्व है, वहां पर आपका म्यू आने लगेगा। तो इसको इंटीग्रेट नहीं करेंगे कि आप इसको सॉल्व करने बैठ जाएं। क्यों? क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 सेम है। तो 2 को सॉल्व करने का मतलब 1 को सॉल्व करना, और 1 को सॉल्व करने का मतलब कि प्रिमिटिव में पहुंच जाना, गिवन कर्व में पहुंच जाना वापस। इसलिए इस बात को हम क्लेम करेंगे, केवल हम कहेंगे, शब्दों में लिखेंगे। देयरफॉर ऑन सॉल्विंग वी विल गेट, वी शैल गेट, या देयरफॉर सॉल्विंग इट वी शैल गेट, एक ही बात है। ट्रिक सॉल्व करेंगे तो ऐसा मिल जाएगा। अब आप समझिए क्यों मिल जाएगा, क्योंकि इक्वेशन 2, एक बार फिर सुन लें, हम कई बार एक बात को रिपीट कर रहे हैं कि इक्वेशन 2 डिफरेंशियल इक्वेशन जो इक्वेशन नंबर 2 में है, वो डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि इक्वेशन नंबर 1 में सेम है, और इक्वेशन नंबर 1 जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका प्रिमिटिव गिवन कर्व है। तो जब इक्वेशन नंबर 2 को इंटीग्रेट करेंगे, सॉल्व करेंगे, यानी कि इक्वेशन नंबर 1 को करेंगे, यानी कि हमको प्रिमिटिव मिल जाएगा वापस, वही कर्व मिल जाएगा, बस केवल पैरामीटर चेंज कर देंगे। बीइंग द पैरामीटर ऑफ द ऑर्थोगोनल ट्रिजेक्टरी, कौन? म्यू बीइंग द, ठीक। इन अदर वर्ड्स द सिस्टम ऑफ गिवन कॉन्फोकल कोनिक्स इज सेल्फ ऑर्थोगोनल। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि हमारी जो गिवन फैमिली ऑफ कोनिक्स है, कॉन्फोकल कोनिक्स है, वो सेल्फ ऑर्थोगोनल है। तो आई थिंक ये पूरा एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा और आसानी से आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग एक्सरसाइज की बात करेंगे। पिछले टर्न पर हमने एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 दिया था। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव सॉल्व्ड इट, सबने कर लिया है जितना क्वेश्चन हमने दिया था। और आज इसको और दे रहे हैं कि अगर हमने 5 तक दिया था, कुछ हमें याद नहीं आ रहा है, और 6 और 7 ये भी देख लीजिएगा, सारे क्वेश्चंस कर लीजिएगा ओवरऑल, मतलब ये कहने का है। क्वेश्चन नंबर 2 आई थिंक एग्जाम्पल नंबर 2 है जो अभी लेटेस्ट हमने बताया, सेल्फ ऑर्थोगोनल का। यहाँ पर शायद लिखा भी है सिस्टम ऑफ पैराबोला एंड शो दैट ऑर्थोगोनल सिस्टम बीइंग सेल्फ ऑर्थोगोनल। देख रहे हैं अभी यहाँ सेल्फ ऑर्थोगोनल का वर्ड आया है। तो एग्जाम्पल नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 2 सेम है। इन्हें आप पढ़िए, समझिए, कोई प्रॉब्लम आती है तो इस पर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और जहाँ तक बात हम करें क्वेश्चन नंबर 3 की, तो क्वेश्चन नंबर 3 में आप पाएंगे कि वही सवाल है जो एग्जाम्पल नंबर 3 में हमने आपको बताया है। किस टाइप के कर्व है ये सब वही कर्व है आपके एफ आर थीटा ए इज इक्वल टू 0, ए होगा या सी होगा, कोई ना कोई पैरामीटर होगा। तो वही बात आएगी, पहले डिफरेंशियल इक्वेशन बनाइए, डिफरेंशियल इक्वेशन में रिप्लेस करिए, रिप्लेस करके नए डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी, फिर उसको सॉल्व। तो आई थिंक आप इन पूरे क्वेश्चंस को उस एग्जाम्पल की हेल्प से अप टू द 7 क्वेश्चन आज ट्राई करिए। कोई प्रॉब्लम आती है तो हम लोग कल के लेक्चर में इनके सोल्यूशंस को डिस्कस करेंगे। तो बस आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।